हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव शर्मा और स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मैथ्स चैनल में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इक्वेशन। ये आप क्लास 7th का चैप्टर 3 है सिंपल इक्वेशन। तो आज हम सिंपल इक्वेशन में क्या क्या चीज़ सीखेंगे। सिंपल इक्वेशन में हम देखेंगे सेटिंग अप ऑफ एन इक्वेशन, किस तरीके से एक इक्वेशन को बनाया जाता है। ठीक है, सेकंड हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं 5th या 6th में, उसको देखेंगे। तो उसमें हमने क्या वेरिएबल और एक्सप्रेशन, वेरिएबल किसे कहते हैं और एक्सप्रेशन क्या होता है, वो दोनों चीज़ देखेंगे, रिकॉल करेंगे। थर्ड हम सीखेंगे व्हाट एन इक्वेशन इज। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है। चौथा हम देखेंगे इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर हम देखेंगे और कुछ इक्वेशन और उनको करने के अलग अलग तरीके। फिर हम देखेंगे सॉल्यूशन से इक्वेशन की तरफ कैसे है, मतलब अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है तो उससे हम किस तरीके से एक इक्वेशन बनाएंगे वो। और लास्ट हम उन सभी का एप्लीकेशन, मतलब ये हमारे लिए किस तरीके से मतलब इसको रियल लाइफ में कैसे हम यूज़ करें वो। ठीक है, तो मैं टॉपिक को स्टार्ट करना चाहूँगा थोड़े एक अलग वे में। ठीक है, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक माइंड गेम टाइप लेता हूँ। तो मैं बुलाता हूँ बेटा जय, इधर आ जा। तो इसको मैं नाम दे देता हूं रीडिंग जैज माइंड। ठीक है ना, अब आप ऐसा करो। ठीक है, ये गेम है रीडिंग जैज माइंड। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, जय आप एक नंबर सोच लो अपने दिमाग में। ठीक है, सोच लिया सर। ठीक है, और आप भी सोच लो। सब सोच लिया, कंफर्म। अब आप उस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करो। लिया सर। कर लिया, ओके। अब आप ऐसा करो, उसमें 11 जोड़ दो। ठीक है, पहले आपने जो नंबर लिया उसको 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 11 जोड़ना है। ठीक है, करो, आप कर लो। हो गया, हो गया। क्या नंबर आया? 46। तो जय ने एक नंबर लिया, उसको 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसने कौन सा नंबर लिया मुझे नहीं पता। ठीक है, उसने उसको 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर 11 ऐड किया, उसके बाद उसका आंसर 46 आया। आपका नंबर 5 है, कंफर्म। तो जय ने जो नंबर लिया था वो 5 है। अब ये हमने कैसे किया, यही आज हमें चैप्टर में सीखना है, कैसे ये होता है। ठीक है, तो ये हम इसमें चैप्टर में देखेंगे। चलो एक बार और देखते हैं। तुम भी सीखना चाहो कैसे करते हैं। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो। चलो कोई भी एक नंबर ले लो, दूसरा, पहला वाला नहीं, पहले जो लिया था वो वाला नहीं, दूसरा नंबर लेना है। ले लिया। अब उसको आप ऐसा करो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 से मल्टीप्लाई, 9 से गुना कर दो। 9 से गुना कर ली, ओके। ठीक है, अब आप उसमें ऐसा करो, 17 जोड़ दो। ठीक है, जय ने एक नंबर लिया, उसको 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 17 हमने ऐड किया। आपने 17 ऐड कर लिया नंबर में। ठीक, क्या नंबर क्या है? 98 आपका नंबर है। मतलब ये जय ने जो नंबर लिया उसको 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 17 ऐड करने के बाद इसका आंसर 98 आया। ठीक है, आपने जो नंबर लिया वो 9 है। ठीक है, कंफर्म। तो अब ये कैसे करते हैं। ठीक है, यही है इक्वेशन, ये जो हम देख रहे हैं ना, यही एक सिंपल इक्वेशन है। अब आप जाओ जय। ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं यही ये जो एक्सप्रेशन है इसी को इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये मैंने कैसे किया, यही आज हमको जो ये सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन में हम करेंगे, आज हम यही करने वाले हैं। किस तरीके से, तो इसको आप ऐसे एक गेम की तरह भी ले सकते हो, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं सेटिंग ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा पहला, सेटिंग ऑफ एन इक्वेशन। जिस तरीके से अभी हमने एक इक्वेशन ली थी कि हमने कोई एक x लिया था, फिर मैंने इससे 9 से मल्टीप्लाई करवाया था, फिर उसमें 17 ऐड किया, तो आंसर आया था 98। ठीक है, तो ये जो मैं देख रहा हूँ ये एक इक्वेशन है। अब इसमें ये x है, ये +9 फिर 17 98, ये जो है इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने इसको इक्वेशन बना दिया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसमें ये जो x है ना ये, ठीक है, इसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आप कोई भी नंबर सोच रहे हो, अननोन है। ठीक है, तो ये अननोन हो गया, मुझे नहीं पता, आपने अपने दिमाग में कुछ भी सोच सकते हो। ठीक है, फिर आप इसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है। मतलब इसके साथ आप कोई भी कंडीशन जो लगाओगे ना, जैसे आपने कोई भी कंडीशन लगा दी, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 17 से ऐड किया, फिर इस पूरे को डिवाइड कर दिया किसी चीज़ से। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, ये पूरा जो इधर बन के आया, यही एक्सप्रेशन है। ये हम क्लास 6 में पढ़ के आए हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। जो अननोन होता है उसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे जो हमें मिलेगा उसी को एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, सेटिंग अप ऑफ एन इक्वेशन में आपने देखा कैसे इक्वेशन बनती है।
पहले आपने ले लिया जैसे मैंने कि x इंटू आपने नंबर करके कर लिया, फिर उसमें 17 ऐड किया, फिर आपका आउटकम आया 98। ठीक है, अब हम देखते हैं वेरिएबल और एक्सप्रेशन। तो ये वेरिएबल होता है ना, ये एक अननोन होता है। वेरिएबल का मतलब ही होता है जो चीज़ वेरी करती है। ठीक है, तो अब अगर आपको मैं कह दूं वेरिएबल में, ठीक है, और वेरिएबल को हम डिनोट किससे करते हैं? वेरिएबल को डिनोट हमेशा एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, मतलब छोटे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, आप इसको किसी से भी डिनोट कर सकते हो आपकी मर्जी से। ठीक है, अब वेरिएबल में क्या है, आपने कोई भी एक वेरिएबल चूज कर लिया, जैसे आप एक्स से डिनोट कर रहे हो अपने वेरिएबल को। ठीक है, अब आपने उस वेरिएबल को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हो या ऐड कर रहे हो। हम ऐड कर देते हैं, इसमें 3 ऐड कर देते हैं। ठीक है, 3 ऐड कर दिया, 3 ऐड करने के बाद मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये जो चीज़ है ना, इसी को हम एक एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन कब मिलता है? एक्सप्रेशन कम्स व्हेन, एक्सप्रेशन कम्स व्हेन, और ऐसा भी कह सकते हैं एक्सप्रेशन इज नोन व्हेन वी अप्लाई एनी कंडीशन ऑन वेरिएबल। कंडीशन क्या हो सकती है? जैसे जो हमारे बाइनरी ऑपरेशन है, 3 प्लस हो गया, किसी नंबर को प्लस करना, किसी नंबर को सबट्रैक्ट करना होगा, या फिर किसी को मल्टीप्लाई करना या डिवाइड, इनके करने पे जो हमारा वेरिएबल के साथ जो फॉर्मूला बनता है उसी को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो ये हमने वेरिएबल भी देख लिया, एक्सप्रेशन किस प्रकार होता है वो भी देख लिया। ठीक है, ठीक है, अब हमने एक्सप्रेशन देख लिया। एक्सप्रेशन क्या होता है? मतलब किसी भी वेरिएबल को परफॉर्म, जब उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो हमें एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? जो चीज़ वेरी कर रही है। ठीक है, अब जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो डिपेंड करता है वेरिएबल, आप क्या वेरिएबल ले रहे हो। जैसे देखो, ठीक है, अब मैंने कोई एक एक्सप्रेशन बनाया 3x + 2, ये मेरा क्या है? एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड किस पे करती है? डिपेंड्स ऑन x। अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, मान लो अगर मेरा x जो 1 है तो क्या आया? 3x × 1 3, 3 + 2 5, तो मेरा एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? एक्सप्रेशन की वैल्यू आई 5। ठीक है, अगर मैं x = 2 ले रहा हूँ, x = 2 ले रहा हूँ तो 2 × 3 6 + 2, ठीक है, तो आया 8। अगर मैं एक्सप्रेशन की वैल्यू 3 ले रहा हूँ, अगर x की वैल्यू 3 ले रहा हूँ तो एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आ रही है मेरी? 9 + 2 11। मतलब आपकी जो एक्सप्रेशन वैल्यू है वो डिपेंड करती है हमेशा वेरिएबल पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट वेरिएबल यू चूज। मतलब यहाँ लिख लो आप, एक्सप्रेशन वैल्यू डिपेंड्स ऑन वेरिएबल यू चूज। तो आप जो वेरिएबल की वैल्यू चूज करेंगे ना, उस पर डिपेंड करेगा एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, तो मैंने जो अब आपको बताया एक्सप्रेशन, तो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था 3x + 2। जब हम x की वैल्यू 2 ले रहे थे तो आपका आउटकम क्या आ रहा था? 8। ठीक है, तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया। तो मैं क्या कहूँ? मैं ऐसा कह रहा हूँ, इक्वेशन इज इन विच इक्वालिटी साइन इज यूज्ड। ठीक है, यू आर इक्वेटिंग टू बोथ साइड। ठीक है, उसको इक्वेशन कहेंगे। जैसे इधर ये इक्वेशन के ये वाली साइड क्या है? लेफ्ट साइड, क्योंकि ये इक्वालिटी साइन के लेफ्ट में है। ये वाला क्या है? राइट साइड। ठीक है, तो इक्वेशन क्या कहेंगे? जब आप दो क्वांटिटीज़ को इक्वल करोगे तो उनके बीच में इक्वेशन लगता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप ऐसा नहीं है कि हमेशा वेरिएबल जो है वो लेफ्ट साइड पे रहेगा या वेरिएबल राइट साइड पे। वेरिएबल किसी भी साइड हो सकता है, लेकिन इक्वेशन की यही कंडीशन है कि एक वेरिएबल होना चाहिए। जैसे 3x + 2, ये भी एक इक्वेशन है, 3x + 2 = 6x + 3। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो ये भी एक इक्वेशन ही है, यहाँ पे भी वेरिएबल, यहाँ पे भी वेरिएबल है। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन में क्या होता है कि आपका जो इक्वालिटी साइन है वो यूज़ होता है और वो दोनों क्वांटिटीज़ को लेफ्ट और राइट को इक्वल करता है, जिसमें एक वेरिएबल एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, बोथ साइड भी वेरिएबल हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन जो है इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, सॉल्विंग ऑफ एन इक्वेशन, ये तो अपन देख लिया। और ठीक है, और हम ऐसा भी कह सकते हैं इक्वेशन को कि एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। हमने वेरिएबल है उसके ऊपर कंडीशन लगाया, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको 2 से ऐड किया। ठीक है, इज अ कंडीशन। ठीक है,
इन दैट टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल, ये कंडीशन लगा, फिर ये और ये दोनों सेम आना चाहिए, तो उसको इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, तो क्वेश्चन देखो। पहले x + 5 = 19, ठीक है। दूसरा ले रहा हूँ 7n + 5 = 19। तो इसमें हमें चेक करना है ये एक्सप्रेशन जो इक्वेशन दी है ये सही है या नहीं। ठीक है, तो इनमें हमें लिखा है कि x की वैल्यू यहाँ पर 1 लेनी है, यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो -2 लेनी है, लिखा हुआ है। ठीक है, और तो हमें ये चेक करना है पहले। तो x + 5 = 19, अगर मैं x की जगह 1 लेता हूँ तो 1 + 5 = 19, तो 6 = 19 ये आता है। क्या 6 और 19 बराबर है? नहीं, मतलब ये x = 1 इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम इधर चेक करते हैं n = -2 जो हमें दिया है, क्या वो इसे सेटिस्फाई करता है, क्या वो इसका सॉल्यूशन है? ठीक है, तो 7 × -2 + 5 = 19। 7 × -2 क्या होता है? -14 + 5। तो यहाँ क्या आएगा? -14 + 5 करोगे आप तो -9 = 19। तो ये भी बराबर नहीं है, मतलब ये जो है, ठीक है, ये दोनों ही सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये दोनों सॉल्यूशन इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ठीक है, एक्सप्रेशन तुम बना सकते हो, लेकिन जब आप इधर कोई एक नंबर लिख देते हो या राइट हैंड साइड पे कोई वैल्यू लिख देते हो तो उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, मतलब ये दो चीज़ इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकती। ठीक है, पहली चीज़ हमने ये देखा। सेकेंड क्वेश्चन में हम देखते हैं अब कि हमें कुछ क्वेश्चन दिया है ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड से हमें दो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकालने हैं। 5p + 2 = 17, और अगला हमको क्वेश्चन दिया है 3m - 14 = 4। ठीक है, तो 5p + 2 = 17 कि इसके ट्रायल एंड एरर मेथड से कैसे निकालेंगे। तो हम कोशिश करेंगे पहले p को 1 ले लें, p को 2 ले लें, p को 3 ले लें, p को 4 ले लें, ऐसा ट्राई करते रहेंगे और किस में ये 17 आंसर आता है वो देखेंगे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं p = 1। ठीक है, तो 5 × 1 + 2, तो क्या आया आपका आंसर? 5 × 1 5 + 2 7, 7 और 17 बराबर हैं, इधर आप लिख लो 17। ठीक है, तो 7 आया, 7 और 17 क्या बराबर है? नहीं। ठीक है, तो मतलब पहला गलत है। p = 2 लिखो। ठीक है, तो p = 2 लिखोगे तो 5 × 2 करोगे + 2 = 17 आना चाहिए। तो ये क्या आ रहा है? 5 × 2 10, 10 + 2 क्या आएगा? 12। ठीक है, 12 और 17 बराबर है? नहीं है। ठीक है, मतलब p = 1 और p = 2 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं बनेंगे। ओके, अब हम देखते हैं p = 3 के लिए। अगर मैं p की वैल्यू 3 लेता हूँ तो 5 × 3 + 2, ये मेरा 17 आना चाहिए। 5 × 3 क्या होता है? 15। ठीक है, 15 + 2 अगर मैं करता हूँ तो मेरा क्या आएगा? 17। तो 17 = 17 है। इसका मतलब ये जो मैंने p = 3 लिया, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। दैट इज p = 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 5p + 2। अभी हमने देखा नहीं है सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ट्रायल एंड एरर मेथड से करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से ट्राई किया कि पहले हम 1 ले लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। इनसे ट्राई करने के बाद हमारा ये आया। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं m वाले में। ठीक है, हमें दिया गया 3m - 14 = 4। हम पहले ट्राई कर रहे हैं m = 1 के लिए। ठीक है, m = 1 के लिए हमने लिया तो 3 × 1 - 14 = 4। तो क्या आया आपका आंसर? 3 - 14, इधर 4 है। ठीक है, 3 - 14 क्या आएगा? -11 = 4। तो ये तो गलत है भाई। ठीक है, मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से मिल नहीं रहा। ठीक है, तो ये गलत है। m = 2 ले लेते हैं। ठीक है, m = 2 लोगे तो क्या आएगा? 3 × 2 - 14 = 4। 3 × 2 क्या होता है? 6, 6 - 14 करोगे = 4 आना चाहिए। 6 - 14 आएगा -8 और यहाँ पे है 4, तो ये भी आपका गलत। ठीक है, 3 × 3 करो, m = 3 ले लो। ठीक है, तो क्या आएगा? 3 × 3 - 14 = 4। ठीक है, 3 × 3 क्या है? 9, 9 - 14 = 4। तो यहाँ आपका आएगा 5 - 5 = 4।
तो ये भी गलत है। ठीक है, अब हम अगला ट्राई करते हैं, m इक्वल टू 4। ठीक है, m इक्वल टू 4 देखते हैं, 3 इंटू 12 माइनस 14 इक्वल टू 4, 3 इंटू 4। ठीक है, 3 इंटू 4 क्या आएगा 12, 12 माइनस 14 इक्वल टू 4, 12 माइनस 14 आएगा -2 इक्वल टू 4। ये भी गलत है, मतलब m इक्वल टू 1 सॉल्यूशन नहीं, m इक्वल टू 2 सॉल्यूशन नहीं, m इक्वल टू 3 सॉल्यूशन नहीं, m इक्वल टू 4 सॉल्यूशन नहीं। अब हम ट्राई करते हैं m इक्वल टू 5 के लिए। m इक्वल टू 5। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था 3m माइनस 14 इक्वल टू 4। m इक्वल टू 5 लेते हैं, 3 इंटू 5 माइनस 14 इक्वल टू 4। 3 इंटू 5 आपका आएगा 15, माइनस 14 करोगे इक्वल टू 4। तो ये क्या आया 1 और 4 क्या बराबर है? ये नहीं, मतलब ना ही m इक्वल टू 1, ना ही 2, ना ही 3, ना ही 4, ना ही 5, ये एक भी सॉल्यूशन नहीं। अब हम ट्राई करते हैं 6 के लिए। ठीक है, तो 3 इंटू 6 क्या होता है 18, 18 माइनस 14 आप करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इधर 4 आना चाहिए, तो 18 माइनस 14 क्या आएगा 4, इधर भी क्या आ रहा है 4, मतलब 4 इक्वल टू 4 मिल गया। मतलब ये जो आपको मिल रहा है ये सॉल्यूशन है, मतलब m इक्वल टू 6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। m इक्वल टू 6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि अब हर बार आप ट्रायल एंड एरर वे से क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करोगे। अब अभी हमने देखा कि ट्रायल एंड एरर कर रहे थे, तो एक में तो हमें 1-2 ट्राई करने पे ही मिल गया, लेकिन इसमें हमने 5 बार ट्राई किया तब भी नहीं मिला, फिर छठे पे जाके हमें फाइनल आंसर मिला। ठीक है, कि ये सॉल्यूशन हो सकता है, तो हमें इसकी एक दूसरी मेथड बनानी पड़ेगी कि जिससे हम इसको करें। ठीक है, तो अब वो मेथड कैसे बनेगी तो वो हम देखते हैं। ठीक है, अब और क्वेश्चन है तो मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और है कि यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको इक्वेशन में किस तरीके से लिखा जाए। ठीक है, तो एक बार वो देख लेते हैं, राइटिंग स्टेटमेंट इनटू इक्वेशंस। ठीक है, कैसे इक्वेशंस को, कैसे सेंटेंस को इक्वेशन में लिखना है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है पहला। ठीक है, 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4 ऑफ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। ठीक है, मतलब आपको जो स्टेटमेंट दिया है वो लिखा है 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स यू 4। ठीक है, तो इसको आपको एक्सप्रेशन में लिखना है, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। आप कैसे लिखोगे, तो 1/4 ऑफ नंबर x, सबसे पहले x को लिखो। ठीक है, x लिख दिया, क्या कहा गया 1/4 ऑफ अ नंबर x, मतलब x का 1/4, मतलब उसको 4 से डिवाइड कर दिया फ्रैक्शन में। ठीक है, फिर हमें क्या क्या माइनस करो 4, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया 4। ठीक है, फिर कहा गया गिव्स यू 4, मतलब इसका मतलब हमारा इक्वलिटी के इधर की तरफ कौन होगा 4, मतलब ये हमारा इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट से इक्वेशन में लिखना है, तो ये हमने लिख दिया 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4, x/4 माइनस 4 गिव्स यू 4। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इफ यू ऐड 3 to 1/3, if you add 3 to 1/3 of z, ठीक है, you get 30। एक ये क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन है, 7 times m plus 7 get you 77। ठीक है, अब यहाँ दिया गया है राइटिंग अ स्टेटमेंट इनटू इक्वेशन। अब हमने 2 ले लिए। ठीक है, अब इनका हम इक्वेशन बनाते हैं। पहले में लिखा इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z। ठीक है, मतलब आप 1/3 ऑफ z, मतलब पहले आपको जो भी आपका जो वेरिएबल होता है ना, सबसे पहले उस पर क्या हो रहा है वो चेक करो। ठीक है, तो 1/3 ऑफ z कहा गया, मतलब z का 1/3। और क्या गया कि इफ़ यू ऐड 3, मतलब z/3 में आप 3 ऐड कर दो। ठीक है, मतलब ऐड करो, आगे करो या पीछे करो, z/3 में 3 ऐड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा 30 मिलेगा।
ये इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। तो किस तरीके से स्टेटमेंट्स में से इक्वेशन बनती है, इसमें कहा गया 7 टाइम्स m, मतलब आपका अननोन क्या है m, आपको क्या गया 7 टाइम m, तो m इंटू 7 प्लस 7, उसमें और एक 7 ऐड कर दो, गेट यू 77, मतलब ये आपका आ गया 77। तो यहाँ पे अभी हमें इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ हमें स्टेटमेंट में लिखना, स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको लिखना है, ठीक है। तो अपन ने देख लिया किस तरीके से स्टेटमेंट में से इक्वेशन बनाई जाती है। सबसे पहले आप ध्यान दो कि आपका जो वेरिएबल है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है या क्या डिवाइड हो रहा है। 1/3 खा गया है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, मल्टीपल कहा गया है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी नंबर से। m जैसे इसमें कहा गया 7 टाइम, तो आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। कहा गया होता है कि 7th मतलब m 1/3 या 1/7 ऑफ m, तो m से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम देखते हैं सॉल्विंग ऑफ एन इक्वेशन। तो सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन एकदम हम शुरू से करते हैं। आप देखो सॉल्विंग ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, सॉल्विंग ऑफ एन इक्वेशन। तो अब सॉल्विंग ऑफ एन इक्वेशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप दोनों साइड, अभी वेरिएबल मत लो, अभी दोनों साइड नंबर ले लो। जैसे कि हम ले रहे हैं 8 - 3, आप सबको पता है 8 - 3 क्या होता है 5, ठीक है। और मैं दूसरी तरफ लिख रहा हूँ 4 + 1, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो मैं इनको इक्वल लिख सकता हूँ ना। 8 - 3 5 है, 4 + 1 5 है, मतलब मैं इनको इक्वल लिख सकता हूँ, 5 = 5 है, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसमें 5 ऐड कर दो, 10 ऐड कर दो, या कोई भी एक नंबर ऐड करो। तो मैं कह रहा हूँ ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड, और यहाँ लिख रहा हूँ राइट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, राइट साइड में, तो क्या आउटकम आता है। 8 - 3 में मैंने ऐड कर दिया 2, ठीक है, मतलब 8 - 3 + 2 कर रहा हूँ। तो मेरा 8 - 3 क्या होता है 5, उसमें 2 ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आया 5 + 2 7, ठीक है। मैंने 4 + 1 में भी 2 ऐड किया, तो 4 + 2 1 क्या होता है 5, उसमें 2 ऐड कर दिया, आंसर 7। तो इसमें हमने क्या देखा, अगर इक्वल मतलब कोई इक्वेशन है उसमें आप जो लेफ्ट साइड पे ऑपरेशन कर रहे हो, जैसे मैंने एडिशन किया और मैं राइट पे भी वही ऑपरेशन कर रहा हूँ एडिशन, तो मेरा आंसर वेरी नहीं करेगा, मतलब इक्वालिटी की साइन तभी भी रहेगी, मतलब वो इक्वेशन अभी भी वैलिड है। 5 = 5 था, मैंने 2 ऐड किया लेफ्ट साइड तो 7 आया, इधर भी 2 ऐड किया तो 7 आया। क्या ये सब्ट्रैक्शन में होता है कि नहीं, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ सब्ट्रैक्शन में, मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 4 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। 8 - 3 5, 5 - 4 1, ठीक है। इधर हम देख लेते हैं 4 + 1 5, 5 - 4, ठीक है, तो ये आएगा 1, मतलब सब्ट्रैक्शन में भी वैलिड है। मतलब अगर आप जो चीज़ ऐड कर रहे हो वही चीज़, मतलब जो इधर ऐड कर रहे हो वही राइट साइड पे ऐड कर दो, जो इधर सब्ट्रैक्ट करते हो वही इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब आपकी इक्वेशन वैलिड रहेगी तब भी, ठीक है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या फंडा है। मल्टीप्लिकेशन में देखो 8 - 3 है, तो मैं कह रहा हूँ 8 - 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से, ठीक है। 8 - 3 क्या होता है 5, 5 × 4 क्या होगा, मतलब आपका आंसर 20 आएगा, ओके ना। 4 + 1 है, 4 + 1 को भी मैं सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 4 + 1 क्या है 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आया 20। मतलब आप प्लस करो, मल्टीप्लाई करो या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों साइड अगर बराबर नंबर को कर रहे हो तो आपका फर्क ही नहीं आएगा। इधर 5 ऐड कर दो तो इधर भी कर दो बराबर, इधर 5 माइनस कर दो, इधर 5 माइनस कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपका दोनों तरफ बैलेंस रहेगा, मतलब इक्वेशन वो की वही है, ठीक है। अब डिवाइड देख लेते हैं। जैसे मैंने 8 - 3 को डिवाइड किया किससे 2 से, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या है 5/2। इधर देख लो 4 + 1 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो भी मेरा आंसर 5/2। मतलब जो ऑपरेशन है हमारे प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिविजन, अगर दोनों साइड में एक ही नंबर को आप करो, जैसे एक ही नंबर को प्लस कर रहे हो, कोई भी इधर वही इधर वही, तो आपका इक्वेशन चेंज नहीं हुआ, इक्वेशन वही रहेगा, ठीक है, इक्वालिटी होल्ड करेगा, ठीक है। तो अब इससे क्या है, अब इक्वेशन को मैं कहूँ, इक्वेशन कुछ इस तरीके से, जैसे आपने कभी सब्जी वब्जी लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा वो वेंडर के पास क्या रहता है, एक तराजू रहता है, तो तराजू में जितनी सब्जी वो इधर रखता है उतना ही उधर बांट रख देता है, ठीक है, उतने ही किलो का वो वेट रख देता है, ठीक है। अगर आप 1 किलो सब्जी ले रहे हो तो दूसरी तरफ 1 किलो का आयरन का वेट रख देगा। तो होता क्या, इधर जितना बैलेंस है उतना ही, उसको अगर वो इधर से निकालेगा तो ये ऊपर हो जाएगा, तो इधर से भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर आप बराबर निकालो तो आपका बैलेंस रहेगा, और बराबर ऐड करो तो भी बैलेंस रहेगा। इसका मतलब इक्वेशन भी बिल्कुल वैसी ही है, अगर आप ऐड कर रहे हो तो बराबर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बराबर सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बराबर मल्टीप्लाई करो, और ऐड कर रहे हो तो बराबर मल्टीप्लाई करो, ठीक है।
तो ये हमने देखा। अब इससे इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ अब एक आध एग्जाम्पल लेके। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। पहला एग्जाम्पल है p + 4 = 15 और दूसरा एग्जाम्पल है 4p - 2 = 18। ठीक है, और ये मैं एग्जाम्पल सारे आपकी किताब से ही ले रहा हूँ। पहले मैं मतलब खुद के मन से लेता था तो आपको ऐसा लगता था कि सर अपने हिसाब से करा रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये इस बार एग्जाम्पल भी सारे आपकी बुक से लिए हैं। हर एक्सरसाइज से लगभग एक दो एग्जाम्पल ले लिए हैं। तो आपका इतना ये भी देखोगे तो आपकी मतलब आपकी जो बुक की एक्सरसाइज है वो आप अच्छे से कवर कर लोगे। ठीक है, तो p + 4 मैंने आपको क्या बताया, जितना सब्ट्रैक्ट करो उतना ही माइनस कर दो। चलो सबसे पहले चालू करते हैं, p + 4 = 15। ठीक है, अब मुझे ये 4 यहाँ से हटाना है। ठीक है, मुझे सिर्फ p की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, p को सब्ट्रैक्ट करूँगा, मतलब 4 को सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो मैंने क्या किया, p + 4, और ये ब्लू मार्कर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं 4 को यहाँ माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, जो चीज़ यहाँ करेंगे वही चीज़ इधर करनी पड़ेगी बैलेंस रखने के लिए। 15, ठीक है, 15 यहाँ है, तो मैंने जो चीज़ यहाँ इसके लिए की वही मेरे को यहाँ करनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर भी वो कर दिया। ठीक है, अब आप जानते हैं 4 - 4 क्या होता है, 0, तो यहाँ पे क्या बचा p, और यहाँ पे क्या आया 15 - 4, तो 15 - 4 क्या आ गया 11। तो अगर आप देखें तो आपने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, p + 4 = 15 का आंसर क्या है 11। इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, p की वैल्यू जब 11 होगी तो उसमें 4 ऐड करने पे 15 आएगा। ठीक है, ये इसका एक सॉल्यूशन है। उसी तरीके से अब हम इसको देखते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, तो इसमें है 4p - 2 = 18। तो सबसे पहले हम किसको, 2 को हटाएंगे। 2 को कैसे हटाएं, 4p - 2, तो मैं 2 को ऐड करूँगा। ठीक है, 2 को ऐड कर दिया, तो 2 को अगर मैं इधर ऐड कर रहा हूं तो मुझे उधर भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 2 इधर भी ऐड कर दिया, जो मैंने इधर ऐड किया वही इधर ऐड कर दिया, बैलेंस सही, मतलब इक्वेशन अभी भी वैलिड है। ठीक है, अब देखो 4p - 2 + 2 आपको पता है 0 होता है। ठीक है, तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, = 18 + 2 क्या होता है 20। ठीक है, ये अब आपका क्या आया 4p = 20। मैंने आपको क्या किया, आप प्लस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, अब देखो हमें p, यहाँ पे p के साथ 4 था, 4 हटाने के लिए हमने सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे p के साथ -2 था, तो हमने -2 को हटाने के +2 जोड़ा। अब यहाँ p के साथ 4m, वो भी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई का ब्रह्मास्त्र डिवीज़न। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4p को डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, अगर हम इधर डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 20 को भी डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, बैलेंस बराबर। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, ये 4 आपका कट जाएगा। अगर आपको पता है तो हमने मल्टीप्लाई में अच्छे से सीखा है कि मल्टीपल्स को काट देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई फैक्टर आपस में कट जाते हैं, तो आपका p = क्या रहा, यहाँ पे भी कटिंग होगी, तो यहाँ पे कटिंग होने के बाद क्या आएगा 5, क्योंकि 20 को हम क्या लिखेंगे 5 × 4, 4 4 कैंसिल, बचा 5। तो आपके पास p का सॉल्यूशन आया p = 5। मतलब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और सॉल्व करके आंसर लाए p = 5। कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले p के साथ प्लस माइनस में क्या है, ठीक है 2 है, 2 को पहले यहाँ से हटाओ। कैसे हटाएं, माइनस में, तो सर प्लस कर दो 2 दूसरे साइड, तो यहाँ पे प्लस किया, यहाँ प्लस किया। ठीक है, यहाँ आ गया, अब 2 हट चुका है, अब हमारे साथ 4 है मल्टीप्लाई में, तो 4 को मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए डिवीजन बैठा है। ठीक है, डिवीजन से आपने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ करेंगे, तो यहाँ से 4 हट गया, अब p है, और यहाँ आपका कट के आंसर आ गया, तो p की वैल्यू आ गई ना 5, कि p को 5 लो और आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए और किस तरीके से किए जाते हैं वो भी आप सीख गए। मतलब अगर इधर प्लस में कुछ है तो उसको हटाने के लिए आपको माइनस यूज़ करना है, माइनस में कुछ है प्लस यूज़ करना है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, और अगर डिवाइड में होता तो हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जैसे 3 है प्लस 5 करा, ठीक है, या फिर x है, x + 5 है, ठीक है, और x + 5 = 15 है। ठीक है, अब मैंने इसको कैसे बताया, आपको +5 हटाना है तो यहाँ पे -5 और यहाँ पे -5 करोगे। तो मैं कह रहा हूँ ये तो हो गया, ये तो एक होती है मेथड जिसमें आप उसको कट करते हो, दूसरी मेथड होती है ट्रांसपोजिंग। तो इस मेथड में आप क्या करते हो, इसमें आप दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, ये 5 को आप इधर ले जाओगे, तो इधर ले जाओगे तो जब भी आप साइड के दूसरी तरफ जाओ
तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। +5 है यहाँ, तो वो इधर जाकर क्या बन जाएगा, -5 बनेगा, ठीक है। अब आप कह रहे हो मैं आपको बता दूं ये वैलिड है, कैसे वैलिड है देखो, मैंने आपको अभी अभी अच्छे से समझाया कि x+5 को हटाने के लिए आप करोगे -5, ठीक है, या फिर ऐसे ले लो -5, 15 के साथ आपका क्या आएगा -5, तो x = 15 - 5 आ गया। अब देखो मैंने आपको क्या कहा, 15 x+5 = 15 है, 5 को आप इधर ले जाओ साइन चेंज हो जाएगी, तो 5 इधर से तो हट गया, इधर जाके क्या हो जाएगा 15 - 5, तो देखो x = 15 - 5, मतलब जो चीज़ हम इधर कर रहे हैं वही चीज़ ये कर रहे हैं, बस इसमें एक हमारा स्टेप बच रहा है कि हम ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके उस नंबर को हटा रहे थे, उसकी जगह उसको ट्रांसपोज कर रहे हैं और साइन चेंज हो जाएगी। तो ट्रांसपोजिंग के कुछ रूल हैं, वो रूल हम लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको लिखाता हूं, रूल ऑफ ट्रांसपोजिंग, ठीक है। पहला लिखो, इफ एनी नंबर, ठीक है, ये नंबर लिखा, इज इन एडिशन विथ वेरिएबल, then on the other side if it will go, then on other side it will become subtraction, ठीक है। रूल फर्स्ट क्या है, इफ एनी नंबर इज इन एडिशन विथ वेरिएबल, कोई नंबर एडिशन में है तो वो अदर साइड जाएगा तो वो सब्ट्रैक्शन में बदल जाएगा, ठीक है। सेकंड रूल क्या है, सिमिलर रूल है, अगर एडिशन का सब्ट्रैक्शन हुआ तो रूल में सिर्फ इतना ही बदलाव है कि इफ एनी नंबर इज इन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सेकंड रूल में आपको चेंज क्या करना है, एडिशन की जगह आप यहां लिख दोगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इफ एनी नंबर इज इन सब्ट्रैक्शन विथ वेरिएबल देन ऑन अदर साइड इफ इट विल बिकम एडिशन, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, जो ये मैंने लाल से लिखा है वो पहला रूल है, और सेकंड रूल ये है कि उसमें सिर्फ ये एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन कर देना है और सब्ट्रैक्शन की जगह एडिशन, ठीक है। और सिमिलर वे में आपको क्या करना है, अगर थर्ड रूल आप लिखो तो थर्ड रूल में सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा कि अगर कोई चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो वो अदर साइड जाएगी तो वो डिवीजन में हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो चीज़ आपके साथ मल्टीप्लाई में है और डिवीजन में वो नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप 0 × x लिख के कुछ चीज़ लिख रहे हो, फिर 0 को यहाँ ले जाओगे तो वो डिवीजन में वैलिड नहीं है, और 0 × x 0 ही होता है, ठीक है। इसलिए जो भी आपका ये इसमें जो नंबर रहेगा ना वो नॉन ज़ीरो रहेगा, ये नंबर इस बार नॉन ज़ीरो रहेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये रूल्स है, मतलब आपका जैसे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, तो हमने ये भी देख लिया। अब हम करते हैं 2 एग्जाम्पल और, ठीक है। इस बार मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इसको इस बार हमको ट्रांसपोजिंग वे से करना है, अगली बार पहले हमने प्लस वाली मेथड से किया था, इस बार ट्रांसपोजिंग से करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है 3n + 7 = 25, दूसरा है 2p - 1 = 23 इक्वल टू, ठीक है, और बाद में और भी हैं, a/5 = 7/15, 5m + 17 = 17 और 2p + 6 = 0, ठीक है। तो ये अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, अब इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है 3n + 7, तो आपको मिलना चाहिए 25। मैंने आपको क्या क्या ट्रांसपोजिंग, सबसे पहले हम ट्रांसपोजिंग लगाएंगे, ठीक है। एनी नंबर एडिशन विथ वेरिएबल विल गो अदर साइड एंड बिकम सब्ट्रैक्शन, एडिशन में है इधर जाके सब्ट्रैक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा 25 में से 7 घटा दो, 25 में से 7 घटाओगे तो आपके पास आया कितना 18, ठीक है। अब आपके पास इधर क्या है 3n = 18, मल्टीप्लाई, इफ एनी नंबर इज इन मल्टीप्लिकेशन ऑन अदर साइड इट विल बिकम डिवीजन, तो n = आपके पास क्या आ जाएगा 3, मतलब डिवीजन में जाएगा 18 / 3 और आपको यहाँ मिलेगा 6, ठीक है। तो n की वैल्यू आपको 6 मिल गई। इक्वेशन आपने सॉल्व कर ली, कितने 4 स्टेप के अंदर आपका आंसर आ गया, ठीक है। ट्रांसपोजिंग, प्लस को करो माइनस, मल्टीप्लाई को करो डिवाइड, आंसर आपके हाथ में। 2p - 1 = 23, पहला स्टेप सब्ट्रैक्शन, इधर ले जाओ एडिशन में कन्वर्ट करो, ठीक है, क्या हो जाएगा 24।
23 प्लस 1 24, 2p, ठीक है, 2p इक्वल टू 24। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई को उधर लेंगे डिवीजन, ठीक है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ जाएगा आपका आंसर 12। तो मतलब आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए ट्रांसपोजिंग से एकदम इजी, ठीक है, माइनस को प्लस और मल्टीप्लाई को डिवाइड। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपको दिया गया a/5 इक्वल टू 7/15, मतलब इसमें प्लस नहीं है, डायरेक्ट डिवीजन में। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने कहा भाई कुछ भी हो हमें ट्रांसपोजिंग यूज़ करना है, इसको ले जाएंगे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो नीचे है डिवीज़न में तो इधर ले जाके मल्टीप्लाई में डाल दो भाई, कर दिया। 15 और 5 और 15 मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 3 × 5, तो क्या आ जाएगा 7/3, आपका एक आंसर आ गया, एकदम ईजी, ठीक है। ट्रांसपोजिंग करो और एकदम ख़त्म करो जल्दी जल्दी, ठीक है। सेकंड हमारा क्या क्वेश्चन है, 5m + 7 = 17। तो इसको ऐसे कैसे करेंगे, 7 को इधर ले जाएंगे ट्रांसपोजिंग, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो 5m = 17 - 7 हो जाएगा, 17 में से 7 जाएंगे, आपको पता है 10 आएगा, ठीक है। 5m = 10 आ गया, 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है 2, तो आपको m की वैल्यू क्या मिल गई 2। आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है 2q + 6 = 0। तो इधर 0 है, आप कंफ्यूज मत होना भाई, 0 भी तो एक नंबर ही है, 1 हो 2 हो कुछ भी लिखा हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो 2q = अभी तक क्या होता था, यहाँ पे कोई नंबर होता था उसमें से माइनस करते थे, इस बार क्या कर देंगे 0 में से 6 माइनस करेंगे। हम अच्छे से इंटीजर पढ़ के आए हैं तो हमें पता है 0 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा -6 आंसर आएगा, -6 आएगा, और इधर 2q मल्टीप्लाई में है तो q क्या आ जाएगा -6 डिवाइड बाय 2, और ये आ जाएगा आपका -3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि किस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, और हमने कुछ और एग्जांपल लेके मतलब जो ये मोर इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट था इसको भी ख़त्म कर लिया। किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, 2 मेथड सीखी, एक में दोनों साइड प्लस प्लस कर लो, जैसे कोई भी माइनस को हटाना है या फिर प्लस को हटाना है दोनों साइड माइनस माइनस कर लो, मल्टीप्लाई को हटाना है तो डिवाइड कर लो बराबर, ठीक है। दूसरा हमने सीखा ट्रांसपोजिंग कि भाई इधर वाली चीज़ को सीधा उधर ले जाओ, साइन बदल दो, प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने सेटिंग ऑफ एन इक्वेशन देख लिया। रिव्यू में हमने देखा वेरिएबल किसे कहते हैं और एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। वेरिएबल पे ही कंडीशन लगा दो, जैसे कोई भी वेरिएबल है 3x + 2, पहले उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से जोड़ दो, तो ये क्या होगा, यही एक्सप्रेशन है। इसी एक्सप्रेशन के साथ आप इक्वल टू साइन लगा के कुछ वैल्यू लगा दो कि भाई 3x + 2 की वैल्यू है 5, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन बन गया, यहाँ तक ये एक्सप्रेशन था, जब उसके सामने राइट हैंड साइड पे कुछ चीज़ लिख दिया आपने इक्वल टू कह के, तो वो बन गया, ठीक है, इक्वेशन। फिर हमने, और एक चीज़ याद रखना, दोनों साइड बराबर होगा तो ही आपका इक्वेशन बैलेंस रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे 5 है, जैसे मैंने आपको उस एग्जांपल से बताया था 8 - 3 = 4 + 1, ठीक है। अब 8 - 3 में आप यहाँ तो ऐड कर रहे हो 11, ठीक है, और 4 + 1 में आप ऐड कर रहे हो 3, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर 16 आएगा, और इधर आंसर क्या आएगा आपका 5 + 3 8। तो दोनों बराबर थोड़ी हैं, आपको नंबर इधर जो ऐड कर रहे हैं उधर ही वो ऐड करना है, तभी आपका सॉल्व होगा, ठीक है। और ट्रांसपोजिंग में आपने सीखा कि भाई जो इधर साइन है वो उधर चेंज कर देनी है, तो आपका ये हो गया व्हाट इज़ एन इक्वेशन, सॉल्विंग ऑफ एन इक्वेशन। मोर इक्वेशन में हमने 6-7 अलग अलग क्वेश्चन लेके देख लिए किस तरीके से होता है फ्रॉम सॉल्यूशन टू इक्वेशन। अब ये टॉपिक है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है फ्रॉम सॉल्यूशन टू इक्वेशन। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमें इक्वेशन दिया होता था, उसमें कुछ कंडीशंस थी कि भाई 3 × ये होगा फिर ये आंसर आएगा, तो हमने उस इक्वेशन को, उसी कंडीशन को सॉल्व करते हम अपना आंसर ले आते थे कि भाई ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, ये वेरिएबल की वैल्यू यही होगी, तभी ये आंसर आएगा, ठीक है। अब हमें कहा गया सॉल्यूशन से इक्वेशन जाना है, तो मैंने अभी सॉल्यूशन लिखा, कुछ x की वैल्यू ले लेता हूँ मैं, 5 ले लेता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू 5 है, तो मैं कहता हूँ इसमें कुछ ऐड कर दो, जैसे मैंने वो बच्चे को बुला के किया था, ठीक है। तो अभी हमने वो क्या किया था, अब हम वही कर रहे हैं, देखो कैसे, x = 5, अब ये में 5 है, ठीक है। अब मैंने उसको क्या बोला था कि इसमें मल्टीप्लाई कर दो पहले, जैसे 7 मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, फिर मैंने इसमें 9 ऐड करवा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5 × 7 क्या होता है 35, फिर उसमें 9 ऐड करोगे तो क्या होगा 35 + 9 आपका हो जाएगा 44, ठीक है। अब सुनो, अब जो ये आपका क्या हो गया 7x + 9, तो ये आपकी इक्वेशन है,
सॉल्यूशन तो आपके पास पहले से ही था x इक्वल टू 5, उससे आपने अपने मन से इक्वेशन बनाई। आप एक सॉल्यूशन से कुछ भी इक्वेशन बना सकते हैं। आपके मन में आ रहा है मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से कराओ। मन में आ रहा है 4 से करना है, 4 से कराओ। 5 से करना है, 5 से कराओ। कुछ भी ऐड कराओ, सबट्रैक्ट कराओ, डिवाइड कराओ। आप एक सॉल्यूशन से कितनी भी इक्वेशन बना सकते हो। लेकिन अगर ये इक्वेशन है तो इसका आंसर तो सिर्फ एक ही आएगा, x इक्वल टू 5। ठीक है, आप करके देख लो, इस इक्वेशन का आंसर यही है। लेकिन मैं x इक्वल टू 5 से ही आपको एक दूसरी इक्वेशन भी दे सकता हूँ, 3x + 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 5, 5 × 3 15, 15 + 2 17। एक इक्वेशन एक और देख लो, 3x प्लस एडिशन में बदल दो, 1 कर दिया तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 16, 3x + 3 कर दिया तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 18। देखो 3 अलग इक्वेशन, चौथी। सबका सॉल्यूशन तो 5 ही है, लेकिन उनसे अलग अलग इक्वेशन बन सकती है। लेकिन इन सब इक्वेशंस का, जैसे ये इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन एक ही होगा 5, इसका भी एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन एक सॉल्यूशन से आप अलग अलग कितनी भी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा किस तरीके से सॉल्यूशन से इक्वेशन बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में एक्सरसाइज दिया है, उसमें आपको अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू दी है। फिर आपको कहा गया आप इसकी 5 इक्वेशन बनाओ, इसकी 6 इक्वेशन बनाओ। तो आप ट्राई करना, ठीक है, आपको भी मज़ा आएगा। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन पर्पस। ठीक है, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में क्या है, किस तरीके से इसको रियल उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ करें। तो इसमें कुछ नहीं है, एप्लीकेशन जैसे हमने इक्वेशन सॉल्व की बस वही है। तो इसमें क्या 3 कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाएंगे। कैसा, पहले हमने जैसे इक्वेशन बनाई, किससे, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाई, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाई वो आ जाएगा टू इक्वेशन। ठीक है, वो आ जाएगा। दूसरा इसमें आ जाएगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इन दो कॉन्सेप्ट को लेके आपका प्रैक्टिकल वो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम 2-4 सवाल देखते हैं। जैसे कि देखो, फर्स्ट एक क्वेश्चन है पहला कि राजू's father age is 5 years more than 3 times Raju's age। ठीक है, फाइंड Raju's age if his father is 44 years old। मतलब ये आपको क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमने टॉपिक तो सारे देख लिए हैं, अब हम एप्लीकेशन पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, राजू's फादर एज इज 5 years more than 3 times Raju's एज। ठीक है, तो राजू's फादर एज को मैं आपको डिनोट कर रहा हूँ, राजू's फादर एज। ठीक है, राजू की जो पापा की एज है उसको हम वेरिएबल y ले रहे हैं। ठीक है, राजू's फादर एज इज 5 years more than Raju's एज, और राजू की एज को हम ले रहे हैं इज x। ठीक है, अब हमें क्या क्या गया, फाइंड Raju's एज इफ हिज फादर एज इज 44 ईयर। मतलब हमें उसके पापा की उम्र दी गई है, कितनी दी गई है, 44 ईयर्स। ठीक है, अब हमें इक्वेशन बनानी है। राजू हमारा x हो गया, पापा की एज हमें पता है, हमें क्या क्या है, Raju's फादर एज इज 5 years more than 3 times। ठीक है, तो राजू से 3 times, तो 3x। ठीक है, 3 times 3x, मोर देन मतलब एडिशन। ठीक है, तो 3x + 5। ठीक है, मतलब राजू की एज का 3 टाइम हमने कर लिया, मोर देन 5 years मोर देन मतलब 5 ऐड कर लिया, इक्वल टू राजू के फादर की एज। तो राजू के फादर की एज हमको कितनी दी गई है, 44। ठीक है, मतलब हमने किया क्या, स्टेटमेंट हमें दिए। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले स्टेटमेंट में से इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन हमने बना ली, 3x + 5 = 44। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन भी हम देखें, अगर इधर 5 है तो आप उसको ट्रांसपोज करो उधर, और वो हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो इधर आपका क्या आ गया, 39। ठीक है, अब x जो मतलब 3 है वो आपके साथ मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, डिवाइड में हो गया। अब आप टेबल्स जानते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 13। तो राजू की जो एज है वो 13 है। ठीक है, उसका 3 गुना कितना होगा, 13 3 = 39, उसमें 5 और जोड़ दो तो कितना होगा, 44, जो कि उसके पापा की एज है। तो ये अगर इसको देखो तो आप, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, आप भी इसको कर सकते हो। आपकी एज
उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर लो, फिर देखो कि मतलब कितना आपके और पापा की एज में डिफरेंस है, उसको ऐड कर दो, अगर ज़्यादा हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, और आप खुद भी एक इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं और एक्सरसाइज में से देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये भी एक एज वाला ही क्वेश्चन है। पहले एक मार्बल का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 marbles। इरफान से दैट ही हैज़ 7 marble मोर देन 5 times, फिर लिखा है मोर देन 5 times, मोर देन 5 times, more than 5 times the marble Parmeet has। Irfan has 37 marble। Irfan has 37 marbles। How many marbles Parmeet हैज़। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन दिया गया है इरफान हैज़ 7 times मोर मार्बल। ठीक है, तो इसमें इरफान कह रहा है कि मेरे पास 7 गुना ज़्यादा मार्बल हैं, 7 मार्बल ज़्यादा हैं 5 times मार्बल परमित के पास। ठीक है, तो अब आपको इरफान की मार्बल दी गई हैं, तो इरफान मार्बल्स कितनी है 37। ठीक है, आपको कहा गया परमित के पास कितनी है, तो परमित की मार्बल को हम ले लेते हैं वेरिएबल, मतलब x अननोन, परमित मार्बल x है। आपको क्या कहा गया है 5 times मार्बल परमित की, तो पहले लिखो 5 times मार्बल। ठीक है, सबसे पहले हमने पहले भी देखा कि जब हम स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाते हैं पहले फोकस करो आपका अननोन है, परमित की मार्बल अननोन है, उसके साथ सबसे पहले क्या 5 टाइम, तो 5 times 5x। फिर कहा गया कि मेरे पास 5 टाइम उसकी जो मार्बल है उससे भी 7 मार्बल ज़्यादा है, तो कैसे होगा ये 7 ऐड कर दो। ठीक है, और उसके इरफान के पास कितनी है 37, तो ये आपके पास बन के आ गई एक इक्वेशन बन गई। तो आप जानते हैं इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोजिंग। ठीक है, 5x है प्लस 5x है, 7 इधर एडिशन में इधर लेके जाएंगे, साइन चेंज होगा, सब्ट्रैक्शन में बदलेगा, तो क्या होगा 37 - 7। ठीक है, तो 5x इक्वल टू आपका क्या आ गया 37 - 7 30, मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो 5 इधर जाएगा तो क्या आएगा डिवीजन में आएगा, 30 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है 6। ठीक है, मतलब इरफान के पास मतलब परमित के पास कितनी मार्बल है 6 ही मार्बल हैं, जबकि इरफान के पास 37, मतलब 5 गुना करो 30, उसमें 7 ऐड कर दो 37, मतलब इरफान के पास उतनी मार्बल। तो आप अपने हिसाब से भी कुछ भी ऐसा क्वेश्चन बना सकते हो जो आप प्रैक्टिकल में देख रहे हो कि मेरे पास इतना है उसके पास इतना, कंपैरिजन करो, फिर उसमें ऐड करो, फिर उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखो, फिर उसको इक्वेशन बनाओ, फिर उसको सॉल्व करो। ठीक है, और अब हम देखते हैं, हमने आज ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया, तो आज हमने क्वेश्चंस भी लेने का कोशिश किया, कैसे कैसे क्वेश्चन ले सकते हैं। हमने कोशिश किया कि मतलब जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के उनको लें, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके हमने सॉल्व किया। तो आप अब एक्सरसाइज ट्राई करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा, आज हमारा कॉन्सेप्ट जो था वो था इक्वेशन कैसे फॉर्मुलेट होती है, सेकेंड इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, वेरिएबल और एक्सप्रेशन आप पहले पढ़ के आए थे, उसके बारे में हमने थोड़ा और एलोबरेट किया कि एक्सप्रेशन जो होता है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है वेरिएबल पे। ठीक है, वेरिएबल पे जो भी आप चूज़ करोगे वैल्यू 2, 3, 4, 5, उससे एक्सप्रेशन की वैल्यू बदल जाएगी। वंस आपने एक्सप्रेशन की एक वैल्यू ले ली इक्वल टू करके, तो वो इक्वेशन में फॉर्मुलेट हो जाएगी। इक्वेशन वो होती है जिसके इक्वल टू में इधर कुछ होगा इधर कुछ होगा, इक्वलिटी साइन होगी। अगर इक्वलिटी साइन नहीं है तो इक्वेशन नहीं है। ठीक है, पहली बात। और आप कुछ भी करो प्लस, अगर इधर भी प्लस कर रहे हो इधर भी प्लस कर रहे हो, लेफ्ट साइड पे आप कुछ ऐड कर रहे हो राइट साइड पे ऐड कर रहे हो, तो आपका सॉल्यूशन बदलेगा नहीं, आपका इक्वेशन वही रहेगा बैलेंस। ठीक है, जैसे एक तराजू रहता है। तो हमने ये सीखा। फिर हमने देखा कि ट्रांसपोजिंग वे से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से इनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कैसे लें। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हमने कैसा, जो हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाई वो याद किया, स्टेटमेंट लिए उनसे इक्वेशन बनाई और उन इक्वेशंस को सॉल्व किया, मतलब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन था, मतलब जो चैप्टर था सिंपल इक्वेशन, वो हमने ख़त्म कर दिया है। और इसमें कुछ डाउट्स हो फर्दर, या फिर आपको प्रॉब्लम रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन मतलब क्लास चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।